अभी वो नहीं किया ना। हाँ, से ये ना। हाँ मेरी इसमें आदत थी, मैं इसमें कंफर्टेबल था। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, ओके। ऑडियो, वीडियो और प्रेजेंटेशन तीनों क्लियर है? ऑलराइट, जी हाँ, मैं फिर से वापस आ गया हूं। अच्छा, बहुत याद कर रहे थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अब ऑनलाइन में मुझे आपका रिजल्ट वगैरह देखने का मौका मिलता नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन। ऑल राइट। हर्षित बेटा, ओके, मुझे लगा आप सब ऑफलाइन पहुंच गए होंगे, तो मुझे लगा यहाँ देखने को मौका नहीं मिलेगा बहुत सारे बच्चों को। बहुत बहुत अच्छा लगा, आप सब हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, तो जैसा आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आज से अपन फिजिकल केमिस्ट्री का रिमेनिंग सेक्शन खत्म करने वाले हैं। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स तक अपन ने एंड कर लिया था जाने से पहले, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? से यस और नो? ऑल राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, और जो चैप्टर का शुरुआती हिस्सा है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला है। ओके, जो शुरुआती हिस्सा है वो न्यूमेरिकल वाला है, तो आप सबको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा सेटिंग्स। बिल्कुल, बहुत मजा आने वाला है। अभी आपके जो टॉपिक बचे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो अभी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। और जैसा कि मैंने कहा, जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें जो शुरुआती हिस्सा है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला है। ओके, तो थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, और जैसे ही अपन ये न्यूमेरिकल का हिस्सा खत्म करेंगे, फिर से हम चैप्टर में घुस जाएंगे। मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। आज आप सबके पास कॉपी होनी चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक आएंगे, तो वो आप लिखते चलना। जैसे ही वो खत्म होगा, आज ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल करने का मजा तभी आएगा जब आपको फॉर्मूले याद हो। एक एक सवाल करने के अपन कई सारे तरीके देखेंगे, बट उसके लिए फॉर्मूला आप सबकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए। बिल्कुल कुशल मंगल बेटा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। शुरू में थोड़ा सा थ्योरी का हिस्सा है। सॉल्यूशन चैप्टर जो है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो कभी कभी कुछ बच्चों को आसान लगता है, कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, और उसके पीछे एक बहुत सिंपल सी वजह है। वजह यह है कि जिन बच्चों का थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग होता है उन्हें बहुत आसान लगता है, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें फील करने में, मतलब बोल दिया परसेंट, तो एक होता है परसेंट बोल दिया, एक होता है परसेंट बोलने से अपन उसे फील करें, तो जिनका थोड़ा सा फील कम होता है उन्हें थोड़ा सा दिक्कत आती है, और उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आज होमवर्क नहीं है, होमवर्क आपको मैं कल से दूंगा। लेट्स स्टार्ट लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। सबसे पहला, आखिर सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका? होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर सब्सटेंसेस का आपस में रिएक्शन नहीं हो, गौर करिएगा, और उनसे मिलके बनने वाला एक होमोजीनियस मिक्सचर, उसे अपन कहते हैं सॉल्यूशन। सर ये तो समझ में आता है कि टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, लेकिन सर ये होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस का मतलब होता है जिनका एक ही फेज हो।
सर एक ही फेज का मतलब क्या होता है? इसे ऐसे समझते हैं, पानी में हमने नमक मिलाया और पानी में नमक मिला के अपन ने सॉल्यूशन बनाया तो बन गया नमक का सॉल्यूशन। मैंने बच्चों से पूछा बेटा नमक का फिजिकल स्टेट क्या था? उन्होंने कहा सॉलिड। लेकिन नमक को जब हमने पानी में मिला दिया और मिलाने के बाद जो हमने सॉल्यूशन बना दिया और अब मैंने पूछा नमक का फिजिकल स्टेट क्या है, तो बहुत सारे बच्चे कह देते हैं आंसर लिक्विड। लेकिन वास्तविकता बताऊं, नमक पहले भी सॉलिड था, घुलने के बाद भी सॉलिड है और जमने के बाद भी सॉलिड ही रहेगा। नमक का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन जिस वक्त वो सॉल्यूशन बन गया अब नमक का जो फेज है वो लिक्विड हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका एक ही फेज होता है। एक ही फेज कहने का मतलब है, सेम फेज कहने का मतलब है जिसमें दो सरफेसेस में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाए। टू सरफेसेस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड कहने का मतलब है, जैसे ही हमने नमक को पानी में मिला दिया और मैं आपको वो पानी दिखा के आपसे पूछूं इसमें नमक है कि शक्कर है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप नमक के फिजिकल स्टेट, नमक के सरफेस को और पानी के सरफेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अगर नमक का सॉल्यूशन है तो उसे देख के आप नमक का सरफेस और पानी का सरफेस सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। जब दो सरफेसेस में सेपरेशन नहीं किया जा सकता उसे ही हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जो जो होमोजीनियस होता है वही सॉल्यूशन होता है। ये लिक्विड सॉल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में से एक है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और जैसे ही मैं कहता हूं होमोजीनियस, इसका मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? आगे चल के जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो अपन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करेंगे। मैंने कहा सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 1। आप सब ने मोल कंसेप्ट में मोलैरिटी टर्म को सुना है, अभी उस पर अपन और बात करेंगे। मैंने जैसे ही कहा कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 1, तो इसका मतलब यह है कि अगर उस सॉल्यूशन का हम 1 लीटर लेंगे तो उसमें 1 मोल सॉल्यूट है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट है। तो 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे ज्यादा सॉल्यूट हो, बीच में कम हो, ऊपर सबसे कम हो, ऐसा नहीं हो सकता। यही होमोजीनिटी का मतलब होता है। मतलब अगर इसे हम फील करें तो ऐसे फील करते हैं कि नमक का जो सॉल्यूशन है उसमें हमने पानी में नमक मिलाया और पानी में नमक मिला के सॉल्यूशन बनाया। तो मैं कहूं किसी बच्चे से बेटा चखो, तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ज्यादा नमकीन होगा नीचे कम नमकीन होगा, या नीचे ज्यादा नमकीन होगा ऊपर कम नमकीन होगा। ऐसा नहीं होगा। या इसे हम ऐसा कहें, होमोजीनियस का मतलब है हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। खैर, अपने सामने तो सबसे पहला एक टर्म आया, आखिर सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। गौर करना, कंडीशन है नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन होने लगा, वहां कुछ नया बनने लगा, तो अब वो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो किसी दूसरी चीज का सॉल्यूशन होगा, जिसे हम आगे चल के इस चैप्टर में बात करेंगे। राइट? ठीक है साहब, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब सेम फेज होता है। सेम फेज का मतलब जिसमें दो सरफेसेस का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। पानी में अगर हम थोड़ा सा रेत सैंड मिला दें, तो पानी में सैंड मिला के आप स्टिर कर दो, लेकिन फिर भी आप सैंड को, पानी के सरफेस को सेपरेट आउट कर सकते हो। यानी कि जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेटेरोजीनियस है। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं उसी के बेसिस पे उनका नाम पड़ता है। अगर किसी सॉल्यूशन में केवल 2 ही केमिकल सब्सटेंस हैं तो उसे अपन कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन हो सकता है सॉल्यूशन बनाते वक्त अपन ने उसमें कई सारे कंपोनेंट और मिलाए हैं, तो उसके बेसिस उनका नाम पड़ता है टर्नरी, क्वाटर्नरी एंड सो ऑन। सरल भाषा में, पानी में नमक मिला के सॉल्यूशन बनाया तो एक कंपोनेंट पानी है, एक कंपोनेंट नमक है, मतलब वो बाइनरी सॉल्यूशन है। पानी में नमक भी मिला दो, शक्कर भी मिला दो, शहद भी मिला दो, फलाना ढिमकाना सब मिला दो, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पे कई सारे कंपोनेंट आ गए। हम हमारे इस चैप्टर में जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन ही लेके चलते हैं। लेकिन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए अपन इस चीज को दिमाग में रखें कि जब 2 कंपोनेंट हो उसे बाइनरी कहेंगे, जब 3 हो, जब 4 हो, तो उसके बेसिस उनका नाम बदल जाता है। लेकिन हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर में जब हम सॉल्यूशन बोलते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस है, एक बात, बाइनरी है, दूसरी बात।
दो कंपोनेंट है ये समझना है, और कोई भी सॉल्यूशन होगा उसे बनाता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, इसे मैं अपनी भाषा में ऐसे कहता हूं, जो घुल गया जिसमें घुल गया। सॉल्यूट जो घुल गया, विच डिजॉल्व। सॉल्यूट जो घुल गया, विच डिजॉल्व। सॉल्वेंट जिसमें घुल गया, इन विच डिजॉल्व। यही होता है सॉल्यूट, यही होता है सॉल्वेंट। एक बच्चा बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था, उसने मुझसे कहा, हाँ सर समझ में आया, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। ये भी समझ में आया, जो घुल गया वो सॉल्यूट होता है, जिसमें घुल गया वो सॉल्वेंट होता है। सर हमें पता कैसे चलेगा कौन घुला है किसमें घुला है? पानी में नमक मिलाया, तो पानी में नमक मिला के जब हमने सॉल्यूशन बनाया, हमें तो सॉल्यूशन नजर आया, हमें ये समझ में ना आया घुल कौन रहा था, किसमें घुल रहा था। लेकिन पहचान कैसे करें, सॉल्यूट की पहचान कैसे करें, सॉल्वेंट की पहचान कैसे करें? तो आओ मैं आपको एक रूल बताता हूं, जिस रूल की मदद से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बच्चों वैसे तो कई सारे रूल हैं, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले में आगे काम आएगा। सेट ये हो जाए, जब भी मैं लिखूं बी तो समझ जाना वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा, और जब भी मैं लिखूं ए तो समझ जाना वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। राइट? मतलब मैंने कहा एनबी, तो आप मुझसे मत पूछना सर ये सॉल्यूट का है कि सॉल्वेंट का है। बी लिखा है मतलब समझ जाना सॉल्यूट का है, एन है मतलब मोल है। उसी प्रकार से Na यानी कि मोल ऑफ सॉल्वेंट। कभी लिखा है WB यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, कभी लिखा है WA यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट। जब जब लिखा है B तब तब वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को। इस चैप्टर में, इस चैप्टर को समझने के लिए एनसीईआरटी के बेसिस पे हमने ऐसा रूल बनाया है। और जब जब लिखा होगा ए इसका मतलब है सॉल्वेंट। राइट? ठीक है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। जब जब बी लिखा मिलेगा वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, जब जब ए लिखा मिलेगा वो डाटा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सर हम पहचान कैसे करें कौन घुलता है किसमें घुलता है? देखो यूं तो इसकी पहचान करने का अपने पास दो तरीका है। एक, जब फिजिकल स्टेट सेम हो, और जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। जब फिजिकल स्टेट सेम हो मतलब जिसे मिला रहे हो, जिसमें मिला रहे हो, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो। गौर करिएगा मैंने फिजिकल स्टेट बोला है। और अगला केस आता है जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, मतलब जब उनका फिजिकल स्टेट सेम होगा तो अलग रूल चलेगा, और जब उनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा तो अलग रूल चलेगा। तो आओ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब फिजिकल स्टेट सेम हो। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड स्टेट में है, और जिसे मिला रहे हो वो भी लिक्विड स्टेट में है, यानी कि दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। अगर कभी फिजिकल स्टेट सेम होता है तो अक्सर जो लेसर अमाउंट में होता है, मेरी बात को गौर करिएगा, अक्सर, मैंने रूल नहीं बोला, अक्सर जो लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। हाँ ये रूल तब तक चलता है जब तक दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है। अगर जो घुल रहा है, जिसमें घुल रहा है, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, तो जो कम अमाउंट में है अक्सर वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा अमाउंट में है अक्सर, मैंने अभी भी एक यूनिवर्सल रूल नहीं बनाया है बच्चों, मैं अभी भी अक्सर कह रहा हूं। तो अक्सर जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। ये रूल तब तक चलता है जब तक दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है। सर अगर फिजिकल स्टेट अलग हो तो हम क्या करें? ऐसे समझते हैं, जब फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो इमेजिन करते हैं अपन सिचुएशन सॉल्ट और वाटर की। राइट? सॉल्ट और वाटर का हमने सॉल्यूशन बनाया, एक का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, एक का फिजिकल स्टेट लिक्विड है। जब हम दोनों को मिलाते हैं, मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो मैं आप सबसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा, जो सॉल्यूशन हमें नजर आता है उस सॉल्यूशन का जो फाइनल फेज है, बताओ वो क्या नजर आया? वो लिक्विड नजर आया कि वो सॉलिड नजर आया? जो सॉल्यूशन बना वो उसका जो फाइनल फेज है
वो लिक्विड है कि सॉलिड है? बच्चे मुझे सब जवाब देते हैं सर वो तो लिक्विड है, क्योंकि उन्होंने आंखों के सामने देखा है पानी में नमक को घुलते हुए। जब कभी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिटर्मिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिटर्मिनेशन फाइनल फेज के बेसिस पर होगा। जो फाइनल फेज होगा, हेलो, जो फाइनल फेज होगा उसी के फेज में जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, यानी कि फाइनल फेज कैसा है? लिक्विड। इन दोनों में लिक्विड कौन है? वाटर। तो सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। अब दूसरा वाला क्या होगा? सॉल्यूट। यानी कि आप समझ पाए यहां पर जो सॉल्यूशन बना है क्योंकि वो लिक्विड फेज में बना है, तो हमने सोचा यार पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिक्विड है, यानी कि जो घुल रहा है, जिसमें घुल रहा है, तो जिसमें घुल रहा है उसी के रंग में रंग रहा है। घुल कौन रहा? नमक। कहां घुल रहा? पानी में। तो जिसमें घुल रहा उसी के रंग में रंग रहा, यानी कि जैसा फेज होगा वैसा ही सॉल्वेंट होगा, तो दूसरा वाला सॉल्यूट होगा। तो दूसरा कौन है? सॉल्ट। यहां पे सॉल्यूट सॉल्ट है। अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो अमाउंट का रूल लगाना, अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो अमाउंट का रूल लगाना, अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो फाइनल फेज का रूल लगाना, तो फाइनल फेज का रूल लगाना, तो फाइनल फेज का रूल लगाना। जैसा फाइनल फेज होगा उसी के फिजिकल स्टेट वाला सॉल्वेंट होगा और दूसरा बचा हुआ सॉल्यूट होगा। ये दो रूल चलता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिटर्मिनेशन करने में। लेकिन अगर कहीं पानी होता है, वाटर का केस सबसे अलग होता है। अगर कभी कहीं पर एक कंपोनेंट वाटर होता है, अगर कहीं पर एक कंपोनेंट वाटर होता है तो वाटर ही सॉल्वेंट होता है। उसके पीछे का रीजन है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं, खाना खाना है तो पानी, हाथ धुलना है तो पानी, कपड़े धुलना है तो पानी, बर्तन धुलना है तो पानी, हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है पानी। एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है पानी। अगर कभी एक कंपोनेंट वाटर है, उस केस में अगर सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है और एक कंपोनेंट वाटर है तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे सामने 60 ग्राम शुगर है, 40 ग्राम वाटर है। आज हम अमाउंट का रूल नहीं लगा सकते। बच्चे मुझसे कहते हैं सर जो ज्यादा अमाउंट का होगा वो सॉल्वेंट होगा। बेटा जो ज्यादा अमाउंट का होगा वो सॉल्वेंट होगा, ये रूल तब चलेगा जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होगा। शुगर जो कि एक सॉलिड है, वाटर जो कि एक लिक्विड है, दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो अब रूल अमाउंट का नहीं चलेगा, अब रूल चलेगा फाइनल फेज का। लेकिन यहां पे फाइनल फेज का रूल लगाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक कंपोनेंट है वाटर और जब कहीं आता है वाटर, वाटर ही कहलाता है सॉल्वेंट, क्योंकि हर चीज को अपने रंग में रंगने की काबिलियत रखता है वाटर। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहां पर कौन है सॉल्वेंट? वाटर, राइट। इन द सेम वे अगला एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर का। सुनिएगा ध्यान से। यहां पर अल्कोहल है 10 ml, वाटर है 20 ml। दोनों का सॉल्यूशन बनता है, दोनों मिक्सिबल होते हैं। मिक्सिबल मतलब मिक्स हो गए आपस में, घुल। अब मुझसे पूछा गया इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? क्या दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है? हाँ है। फिजिकल स्टेट सेम है तो कौन सा रूल चलेगा? सर अब चलेगा रूल अमाउंट वाला। तो अमाउंट वाला रूल लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन ज्यादा है? वाटर। तो आप कहेंगे वाटर सॉल्वेंट है और अल्कोहल सॉल्यूट है। तो बच्चा मुझसे कहता है सर यहाँ पे वाटर में, अल्कोहल में अमाउंट का रूल लगाएं कि सीधे बता दे कि वाटर है तो वाटर ही सॉल्वेंट है। मैंने कहा सीधे भी बता सकते हो, वाटर ही सॉल्वेंट है। जैसे ही ये दोनों केस में डिस्कस करता हूं, बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है। यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। मेरा पहला सवाल, 10 ग्राम सॉल्ट प्लस 100 ग्राम वाटर, बताइए इसमें कौन सॉल्यूट है, इसमें कौन सॉल्वेंट है? 10 ग्राम सॉल्ट प्लस 100 ग्राम वाटर, बताइए इसमें कौन सॉल्यूट है, इसमें कौन सॉल्वेंट है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले जवाब दिया शुभी ने, बिल्कुल सही आप सबने जवाब दिया।
आपने कहा सर जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, मुझे पक्का यकीन है किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, पर सवाल ये थोड़ी था मेरा, सवाल तो अगला आने वाला है। और जो सॉल्ट है वो है सॉल्यूट, राइट। इसी के तर्ज पे मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? अगला सवाल है 100 केजी सॉल्ट है और 1 ml वाटर है। 100 केजी सॉल्ट है, 1 ml वाटर है, बताओ अब इसमें से कौन सॉल्यूट है, अब इसमें से कौन सॉल्वेंट है? 100 केजी सॉल्ट है, 1 ml वाटर है, बताओ अब इसमें से कौन सॉल्यूट है और इसमें से कौन सॉल्वेंट है? मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा सर अगर कभी एक कंपोनेंट होगा वाटर तो वही होगा सॉल्वेंट। बेटा ये रूल सही है, पर ये तब तक सही है जब तक सॉल्यूशन बने। थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने कॉमन सेंस को जगाओ। 100 केजी सॉल्ट 1 ml वाटर में घुल जाएगा, 100 केजी सॉल्ट 1 ml वाटर में घुल जाएगा, क्या सॉल्यूशन बन पाएगा? अरे जब नहीं बन पाएगा सॉल्यूशन तो काहे का सॉल्यूट, काहे का सॉल्वेंट? कोई घुले तो सही, किसी में घुले तो सही। जब घुल ही नहीं रहा है, जब सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा है, तो काहे का सॉल्यूट, काहे का सॉल्वेंट? आई होप आपको क्लियर है हम यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिटर्मिनेशन कैसे कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो ठीक है साहब, सॉल्यूशन अपन पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक सॉल्यूशन वर्ड का मतलब समझा है, राइट। अपन ने समझा जो सॉल्यूशन है वो कुछ नहीं है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जब सॉल्यूशन बनता है उसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता कैसे कैसे चलता है इस पर अपन ने बात करी। बच्चों जब सॉल्यूशन बनता है ना तो स्वाभाविक सी बात है, जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें सॉल्यूट होगा, उसमें सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट का अंदाजा कैसे लगाएं? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, पर कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है हम इसे समझना चाहते हैं। सर क्यों, इसे क्यों समझना चाहते हैं? इसे ऐसे समझते हैं, मैंने आपसे कहा 1 केजी एप्पल, तो जैसे ही मैं कहता हूं 1 केजी एप्पल, बच्चों के मन में तस्वीर आ गई, अच्छा 1 केजी एप्पल है यानी कि 5 6 7 एप्पल होंगे। मैंने कहा 1 केजी बनाना, 1 केजी एक्स वाई जेड, जब 1 केजी बोला जाता है तो 1 केजी के साथ ही उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का अमाउंट भी कहीं ना कहीं एवरेज अप्रोक्सीमेशन आपके दिमाग में आ जाता है। लेकिन जब यही बात सॉल्यूशन में चलती है, मैंने कहा वो फला सॉल्यूशन 1 नॉर्मल है, बच्चे से कहा 1 किलो एप्पल, वो तुरंत फील करता अच्छा 1 किलो एप्पल है मतलब 5 से 7 एप्पल है। मुझे गारंटी है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ये सोचता हो 1 केजी एप्पल मतलब 100 एप्पल। ऐसा तो कोई नहीं है ना, मैं एप्पल बोल रहा हूं, अंगूर नहीं बोल रहा हूं, राइट। हाँ, तो 1 केजी एप्पल बोलने से आपको फील आ गया 5-7 एप्पल तो होंगे। लेकिन जब बोला 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोलने से फील नहीं आता उसमें कितना सॉल्यूट है, उसमें कितना सॉल्वेंट है। ये फील ही अपने को डेवलप करना है, और इसी फील को डेवलप करने के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंसंट्रेशन यूनिट्स। बच्चों मुझे आपका ध्यान चाहिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल। मैथमेटिकल कैसे आसानी से स्ट्राइक करेगा मैं वो भी सिखाऊंगा, लेकिन सुनना पड़ेगा ध्यान से। चलो मैं आपको सिखाता हूं कंसंट्रेशन यूनिट्स। सर ये कंसंट्रेशन यूनिट्स है क्या? सर ये कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन कहने का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन का आइडिया ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ आइडिया ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब जैसे ही मैंने किसी भी सॉल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन बता दिया, तो कंसंट्रेशन बताने से आपके जहन में उस फला सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है इसका अंदाजा आ गया। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन को मेजर करने की कई सारी यूनिट होती है। ये कुछ ऐसा है, किसी भी सब्सटेंस का अपना एक वेट होता है, और वेट को मेजर करने की कई सारी यूनिट होती है। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होगा। कंसंट्रेशन की मदद से हम लोग रिलेटिव अमाउंट, मैं अमाउंट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रिलेटिव अमाउंट। रिलेटिव अमाउंट क्यों बोल रहा हूं कुछ ही देर में क्लियर करूंगा। अभी समझना कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है इसका एक रिलेटिव अंदाजा अगर आप लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को मेजर करने की कई सारी यूनिट्स। कंसंट्रेशन को अपन कई यूनिट मेजर करते हैं।
मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, वेट, परसेंटेज, न जाने कितनी है, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ सेलेक्टेड कंसंट्रेशन यूनिट्स है। सबसे पहले अपन उनको समझते हैं। जब मैं आपसे कंसंट्रेशन यूनिट डिस्कस कर रहा हूं तो होता क्या है ना, जब बच्चे साइंस पढ़ते हैं तो उनके जहन में हमेशा चलता है सवाल क्यों। जैसे मैंने कहा सॉल्यूशन है तो आता है सर क्यों है, मैंने कहा सॉल्यूशन होमोजीनियस है सर क्यों है। तो वो क्यों वाला लॉजिक आपका बिल्कुल सही है और उसी फंडे से आपको साइंस पढ़ना है। लेकिन जब मैं आपसे कंसंट्रेशन यूनिट डिस्कस कर रहा हूं तो आप ये नहीं सोचोगे सर ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मोलैरिटी, तो मैंने बच्चों से कहा बच्चा मोलैरिटी होता है एन बाई वी। तो कुछ बच्चे ऐसे सर मोलैरिटी एन बाई वी ही क्यों होता है। गलत अप्रोच है। आप यहां पर जब तक कंसंट्रेशन चलेगा तब तक आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे, आप अपने जहन में ये नहीं सोचेंगे सर आखिर ये ऐसा क्यों है। आप तो मानेंगे अच्छा मोलैरिटी एन बाई वी होता है, या ऐसे सोचो जब जब एन बाई वी होता है तब तब मोलैरिटी होता है। मतलब अभी अपने को एक्सेप्टिंग मोड में चलना है, ना कि क्वेश्चनिंग मोड में चलना है। मोलैरिटी एन बाई वी क्यों है ये ना सोचो, ऐसे सोचो ओके जब एन बाई वी है वही मोलैरिटी है, जब ये एन बाई वी नहीं है कुछ और है तो भैया वो यूनिट भी मोलैरिटी नहीं कुछ और है। क्लियर। तो आओ एक एक करके सबसे पहले हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को समझते हैं। आप सबके पास एक पेज होना चाहिए जिसमें आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं। सबसे पहली यूनिट है मोलैरिटी। अरे आपको तो याद होगा यार, ये मोलैरिटी, मोलैरिटी याद होगा मुझे लग रहा है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका फॉर्मूला आ गया एन बाई वी। मुझे आपका ध्यान चाहिए एक मिनट। बच्चों को फॉर्मूला तो याद रहता है एन बाई वी, थोड़ा इसके फील पे बात करते हैं, राइट। ओके, फील क्या है मोलैरिटी का। मैंने कहा मोलैरिटी है एन बाई वी, ठीक। मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने एक सॉल्यूशन है और वो जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 1 मोलर। ओके, अब इसकी मोलैरिटी 1 मोलर है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, लिसन केयरफुली, कहने का मतलब ये है जब 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 व्हेन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन, जब जब सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं मात्र 1 लीटर लिया जाएगा, मैं कह रहा हूं जब जब 1 लीटर लिया जाएगा। आंख बंद करके कह सकते हो सर 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट है। हमने इस कंसंट्रेशन यूनिट्स की मदद से रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट, गिवन सॉल्यूशन पता कर लिया। सर आपने इसे व्हेन क्यों बोला, मतलब 1 लीटर में 1 मोल है तो इसे ऐसे समझो 2 लीटर में 2 मोल है, 3 लीटर में 3 मोल है, 4 लीटर में 4 मोल है, 5 लीटर में 5 मोल है। मैं नहीं कह रहा हूं सॉल्यूट 1 मोल है, मैं ये कह रहा हूं जब सॉल्यूशन 1 लीटर है तब सॉल्यूट 1 मोल है, मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा 1 मोल है, यही रिलेटिव है। तो मैंने जब शुरुआत करी तो मैंने आपसे कहा कंसंट्रेशन है क्या। कंसंट्रेशन होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर आपने रिलेटिव ही क्यों बोला, रिलेटिव इसलिए बोला क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा होता है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब यह नहीं कि उसमें 1 मोल सॉल्यूट है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब यह है जब जब सॉल्यूशन 1 लीटर है तब तब उसमें 1 मोल सॉल्यूट है, तब तब उसमें 1 मोल सॉल्यूट है। मतलब अगर 1 लीटर नहीं 2 लीटर है तो 2 मोल है, अगर 1 लीटर नहीं आधा लीटर है तो आधा मोल है, अगर 10 लीटर है तो 10 मोल है। ये मोलैरिटी का फील है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो मोलैरिटी है इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपन सॉल्यूट क्या लिखेंगे बी। ये कुछ ही देर में आप बिल्कुल कहते हैं ना फ्लुएंट हो जाओगे, चिंता मत करो, बी और ए से। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक बार जहां आप सब बैठे हैं बोलेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर बच्चों। अगर मैं इसे दूसरे फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल को अपन लिख सकते हैं वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मुझे उम्मीद है आप सबको नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अपन ने लिख दिया, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही इसका बन गया दूसरा फॉर्मूला। मतलब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कभी मोल दिया होगा सीधे ऐसे करना, कभी वेट दिया होगा तो उसे मोल में कन्वर्ट करके करना, राइट। ये है आपके सामने मोलैरिटी की यूनिट।
एक बात बताओ, ये जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? मतलब अगर यहां पे कहीं पानी है नहीं, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन होता, राइट, और सॉल्यूशन के ऊपर बॉटल में, अगर आप याद हो वो दिन जब आप स्कूल जाते थे, तो स्कूल में केमिस्ट्री लेबोरेटरी हुआ करती थी, ठीक है? अब तो बहुत दिन हो गए होंगे। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में बहुत सारे सॉल्यूशन रखा रहते थे और सॉल्यूशन के ऊपर लेबलिंग हुआ करती थी। तो इमेजिन करो किसी सॉल्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है 2 मोलर, राइट? तो अगर मैंने उस सॉल्यूशन को किसी कोल्ड कंट्री में रख दिया, मतलब अभी इमेजिन करो वो इंडिया में है और साइबेरिया जैसी कोल्ड कंट्री में रख दिया, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, तो क्या वो जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वो चेंज होगी? तो सवाल का जवाब हम कैसे दें? हमें सोचना क्या है? आपको ये सोचना है, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, राइट, अपने सामने मोलैरिटी का फॉर्मूला आ चुका है n/v। तो आपको ये सोचना है, इस n/v में क्या ऐसा कोई टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? n का मतलब है नंबर, नंबर ऑफ मोल्स, और जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो मोलैरिटी है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक टर्म वॉल्यूम है और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए जो मोलैरिटी है वो भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जब भी मैं किसी यूनिट के बारे में आपसे पूछूं कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आपको सोचना यही है कि उस यूनिट में जो सारी टर्म है उनमें से ऐसे कितने टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, राइट? ओके, सो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपको मैं बता दूं, ऐसा सवाल आ चुका है आपके एग्जाम में, ऐसा सवाल आ चुका है। 4 यूनिट लिखी थी, पूछा था इनमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इनमें से कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ऐसे हमें बताना रहेगा। अगला हमारे सामने कंसंट्रेशन यूनिट है नॉर्मेलिटी। मुझे उम्मीद है आप सबने कॉपी में लिख लिया होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला, प्लीज लिख ले। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगला है अपने सामने नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सीधे फॉर्मूले की बात करेंगे। आप मुझसे ये नहीं पूछोगे सर ये आखिर ऐसा क्यों है, आप ऐसा सोचोगे अच्छा ये नॉर्मेलिटी है, एक्सेप्टिंग मोड में चलना है जब तक कंसंट्रेशन आएगा। अभी सॉल्यूशन चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े तो सॉल्यूशन की भाषा को समझ पाए। क्लियर? ओके, सो नॉर्मेलिटी is equal to gram equivalent upon volume of solution in liter. Normality is equal to gram equivalent upon volume of solution in liter. ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे इतने दिनों से, आपने, मुझे उम्मीद है फिजिकल केमिस्ट्री को नहीं छुआ होगा, रिवाइज करते थे बीच बीच में। अगर रिवाइज करते थे तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट? और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्लियर? क्या बात है, बहुत सारे बच्चों को सारे फॉर्मूले याद है। तो अपने सामने नॉर्मेलिटी आ चुका है, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे अगला फॉर्मूला। यहां जो लिखा है वो सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी में लिख लो अगला फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। बिल्कुल सही, मैंने मोल कंसेप्ट में आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और वहां मैंने इस पर आपसे बात करी थी। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, आप सब बधाई के पात्र हैं। जिनको नहीं याद है वो अभी याद कर ले, आप अपने उस पेज में ये तीनों फॉर्मूले लिख लें। मेरा अगला सवाल आप सबसे है, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? सभी लोग बोलेंगे नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? कैसे सोचोगे? फॉर्मूले में जाओ ना यार। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? यानी कि नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, कभी मोलैरिटी कभी नॉर्मेलिटी, तो कभी हमें नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी चाहिए, और दोनों का इंटर कन्वर्जन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आपकी पेज में, आपकी कॉपी में तीसरा फॉर्मूला,
सभी लोग लिखेंगे तीसरा फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। याद करना बहुत आसान है, ट्रिक मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बार फिर से बता देता। मेरा नाम है TNM, उसमें से T हटा दो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, राइट? ओके, अपन ने बात करी मोलैरिटी, एक बार फॉर्मूला बोलना जरा, फॉर्मूला बोलना, मोलैरिटी, मोलैरिटी का, मोलैरिटी इसको बोलना है यार साथ में, जहां बैठे हो बोलोगे ना तब याद आएगा, चीजें याद होंगी, ठीक है? पानी की बोतल लाना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, सॉरी, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, तीन फॉर्मूले आपके सामने आ चुके हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म हमारे सामने है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता क्या है मैं आपको बताऊं, आप अपने सिलेबस में जितने फॉर्मूले पढ़ते हो सब में कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, लेकिन ये जो मोलैलिटी है जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मात्र यही एक यूनिट है जिसमें नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं सारे फॉर्मूले आपको याद करा दूंगा, आप परेशान नहीं हो, बस आप लिखते चलो और याद करने की कोशिश करते चलो। बहुत सारे बच्चों को सारे फॉर्मूले याद होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद है मैं याद करा दूंगा, बस आप लिखते चलो प्लीज, ठीक है? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या बात है? मेरा अगला सवाल आप सबसे है, ध्यान से देख लो, इसमें नीचे सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। मोलैरिटी में सॉल्यूशन था, नॉर्मेलिटी में सॉल्यूशन था, मोलैलिटी में सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट है। क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है, राइट? एक बात मुझे बताओ, ये जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? सोचो ना, मोल क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? वेट क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है क्या वो टेम्परेचर के बदलने से बदलता है? इंसान का छोड़ के गर्मी में ठंडी में इंसान का वेट बदल जाता है, एक अलग बात है, लेकिन अगर हम नॉर्मल चीजों की बात करें, मतलब हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें एग्जैक्टली, तो वो टेम्परेचर के बदलने से वेट नहीं बदलता, राइट? तो अपन कह सकते हैं कि जो मोलैलिटी है वो एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बच्चों ऐसी बातों बातों में आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? देखते कौन इसका जवाब देते हैं। पूछ लो क्या? ओके, इमेजिन करते हैं, फील का सवाल है, फील, हम साथ में थोड़ा थोड़ा फील भी कर रहे हैं ना। आपके सामने चार फॉर्मूले आ चुके हैं, ओके? मेरा सवाल ये है, मान लेते हैं हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, ओके सर, सॉल्यूशन की मोलैलिटी, ओके, सॉल्यूशन की मोलैलिटी है लेट्स से 2 मोलर, ठीक है? सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है? 2 मोलर। तो आप सबको मुझे बताना है, अगर हमने सॉल्यूशन का 2 kg लिया है, ठीक है, तो उसमें कितना सॉल्यूट है, उसमें कितना सॉल्वेंट है? सवाल पूरा सुन लो, सवाल पूरा। अगर हमने सॉल्यूशन का 2 kg लिया है तो उसमें कितना सॉल्यूट है, उसमें कितना सॉल्वेंट है? क्या आप इतने डाटा से बता सकते हो या कुछ और डाटा की आवश्यकता होगी? बस ये फील चाहता हूं मैं, थोड़ा सा सोचो एक बार फॉर्मूले को, थोड़ा सोचो, मैं चाहता हूं। मोलैलिटी 2 मोलर है का मतलब क्या है? मोलैलिटी 2 मोलर है तो क्या हम बता सकते हैं कि अगर 2 kg का सॉल्यूशन है तो उसमें कितना सॉल्यूट है, उसमें कितना सॉल्वेंट है? हेलो, क्या हम बता सकते हैं उसमें कितना सॉल्यूट है, उसमें कितना सॉल्वेंट है? बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं बता सकते, फिर भी एक बार मेरे साथ सोच लो। मोलैलिटी 2 मोलर है ना यार, तो इसका मतलब ये हुआ 2 मोल सॉल्यूट इन 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 1 kg सॉल्वेंट। हेलो, रख के देख लो ना यार, 2/1 तो मोलैलिटी कितना आ गया? 2। अगर मोलैलिटी 2 है तो इसे आप ऐसे सोचो, 2 मोलर
यानी कि 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के 2 मोल है। ठीक, तो 2 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के 4 मोल है। अब आपसे कह रहा है सॉल्यूशन 2 केजी है, सॉल्यूशन है मतलब इसमें कुछ सॉल्यूट भी है, इसमें कुछ सॉल्वेंट भी है, दोनों का मिला के 2 केजी है, और ना आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है ना डेंसिटी पता है। आप कैसे बता सकते हो इसमें कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है? बस आपको अभी फिलहाल यही फील करना था, नहीं सर हम इतने डाटा से नहीं बता सकते कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, क्योंकि जब आप इतना सोचते हो तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले को एक बार याद करते हो। ये सवाल कैसे होगा मैं कुछ ही देर में कराऊंगा, अभी तो फिलहाल आपको यही जवाब देना था, सर इतने डाटा की मदद से हम नहीं बता सकते कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, राइट। अभी अपने सामने कितने फॉर्मूले आ चुके हैं, आप सबकी नजर मुझे आपके पेज पर चाहिए। कितने फॉर्मूले हैं? 4। नंबर 1 मोलैरिटी, नंबर 2 नॉर्मैलिटी, नंबर 3 रिलेशन बिटवीन m एंड n, एंड नंबर 4 मोलैलिटी। एक बार मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलिएगा यार। मोलैलिटी, मोलैलिटी, नूर बेटा रुक जाओ थोड़ा देर। मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक बड़ा बड़ा स्पेशल टाइप का सवाल आता है, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए अगले 5 मिनट के लिए, ध्यान चाहिए। एक बड़ा स्पेशल टाइप का सवाल आता है जब आपको मोलैरिटी दिया होता है, मोलैरिटी पूछता है, तो कभी कभी मोलैलिटी दिया होता है और मोलैरिटी पूछता है, राइट। मतलब कैपिटल एम से स्मॉल एम पूछेगा, स्मॉल एम से कैपिटल एम पूछेगा। मुझे ऐसा लगता है आपके एग्जाम में ये सवाल सबसे ज्यादा आता है और बच्चे अक्सर इसे करने में गलती करते हैं, राइट। इसे कैसे करना है, करने के लिए मैं आपको एक छोटा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं और ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद होना चाहिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 एम। ये जो कैपिटल एम है ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कैपिटल एम है ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। नीचे लिखा है डी, बोले तो डेंसिटी, ये जो डी है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। किसकी डेंसिटी? सॉल्यूशन की, और इसकी यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी लिखा है मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या तो ग्राम पर सीसी में हो या तो ग्राम पर एमएल में हो, राइट। आप सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे ट्रिक टू फाइंड मोलैलिटी फ्रॉम मोलैरिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mmb। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mmb। लिसन केयरफुल, ये जो कैपिटल M है ये मोलैरिटी है और ये जो MB है ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। B का मतलब है सॉल्यूट। मैं फिर कह रहा हूं, सारे फॉर्मूले में याद कराऊंगा, अभी सुनते चलो लिखते चलो, ठीक है। अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mmb। ये है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। सवाल में दिया हो मोलैलिटी, आपसे पूछा हो मोलैरिटी, तब भी ऐसे करना। सवाल में दिया हो मोलैरिटी, पूछा हो मोलैलिटी, तब भी ऐसे करना। इसका एक बड़ा स्पेशल टाइप का सवाल है, क्या? कुछ ऐसा देखिएगा। हमारे सामने 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है जिसमें है 1 मोलर H2SO4 और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें है 1 मोलर H2SO4। इसकी भी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। इसे मैं 1 ग्राम पर ml कह दूं या 1 ग्राम पर सीसी कह दूं चलेगा। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। 1 सीसी इक्वल टू होता है 1 ml, इसे आप याद रखें, राइट। तो कभी वो ml में दे कभी वो सीसी में दे चलेगा। सवाल कुछ ऐसा है, पहला सॉल्यूशन है दूसरा सॉल्यूशन है, क्या आप सब सुन रहे हैं? पहले वाले का कंसंट्रेशन है 1 मोलर, दूसरे वाले का कंसंट्रेशन है 1 मोलर। इमेजिन करो ये बॉटल है, एक बॉटल है ये 1 मोलर, अब एक ही बॉटल है दूसरा अज्यूम करो, दूसरा बॉटल है 1 मोलर। सुनिएगा ध्यान से, दोनों ही सॉल्यूशन H2SO4 के हैं लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। एक 1 मोलर है एक 1 मोलल है। मेरा आपसे सवाल है, विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड? इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है? कंसंट्रेटेड है कहने का मतलब है
कि आपसे पूछा है किस सॉल्यूशन में पर यूनिट सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है। मतलब इमेजिन करो आप बहुत छोटे थे और तब बहुत छोटे थे जब आपको 1 से लेके 100 तक गिनती नहीं आती थी। एक बार चलते उन दिनों में जब 1 से लेके 100 तक आपको गिनती नहीं आती थी। मैंने आपके सामने लिखा 1 मीटर, मैंने आपके सामने लिखा 1 किलोमीटर, और फिर मैंने आपसे पूछा कि 1 मीटर 1 किलोमीटर में कौन बड़ा है। उस समय जब आपको कुछ नहीं पता था, 1 से लेके 100 तक की गिनती भी नहीं पता थी, आपके सामने लिख दिया 1 मोलल, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, और पूछा कौन बड़ा है। तब आपने दोनों का कहा दोनों इक्वल है। मैंने कहा क्यों इक्वल है? बोले सर यहां भी 1 लिखा है, यहां भी 1 लिखा है, तो दोनों इक्वल है ना। जो हाल उस समय हुआ करता था, आज वही हाल बहुत सारे बच्चों का है। क्यों? क्योंकि वो केवल 1 देख रहे हैं, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ये कैपिटल एम स्मॉल एम को फिल नहीं कर रहे। आज आपको पता है मीटर किलोमीटर में कौन बड़ा है। आज आपको पता है खेल केवल इस नंबर का नहीं होता, इस यूनिट का होता है। ठीक वैसे ही हमें सॉल्यूशन के लिए भी समझना है आखिर 1 मोलर और 1 मोलल में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है कहने का मतलब है किसमें सॉल्यूट ज्यादा है। करे तो कैसे करे? रूल होता है बच्चों कंपैरिजन का। जब भी दो चीजों को कंपेयर करना होता है, सेम स्केल पे लाना होता है। ये केमिस्ट्री का रूल नहीं, ये दुनिया में कहीं भी जाओगे हर जगह का रूल है। क्या? अगर कंपैरिजन करना है तो सेम स्केल पे करो, अगर तुलना करनी है तो सेम स्केल पे करो। आज हमें मीटर किलोमीटर की तुलना करनी थी, तो नियम क्या था कि मैं किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करूं। जब ये मीटर में होगा और जब ये मीटर में होगा तब कंपैरिजन होगा। ये कुछ ऐसा है कि जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है, सेम स्केल में लाना होता है। आज आपके सामने ये जो सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं है, पहले सुनना है। आज आपके सामने ये जो दोनों सॉल्यूशन है, दोनों में कंसंट्रेशन गिवन है, पर कंसंट्रेशन की यूनिट अलग है। 1 1 तो है, पर कंसंट्रेशन की यूनिट अलग है, यानी कि दोनों इक्वली कंसंट्रेटेड नहीं है। तो कैसे बताएं? एक काम करते हैं, दोनों को सेम स्केल पे लाते हैं। या तो दोनों की मोलैरिटी लिख ले, या तो दोनों की मोलैलिटी लिख ले। हमें क्या दे रखा है? इसका मोलैरिटी। इसका क्या दे रखा है? मोलैलिटी। लेकिन हमारी इच्छा है इसको भी मोलैलिटी में कन्वर्ट कर ले, इसको भी मोलैलिटी में कन्वर्ट कर ले। जब दोनों सेम स्केल पे आ जाएंगे तब हम बताएंगे कौन ज्यादा कौन कौन कम। क्लियर? अब कैसे कन्वर्ट करें? तो कन्वर्ट करते हैं जिसकी मोलैरिटी गिवन है, राइट? जिसकी मोलैरिटी गिवन है उसको हम कन्वर्ट कर ले किसमें? मोलैलिटी में। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बताया। मोलैलिटी इज इक्वल टू, बोल पाओगे, 1000 इंटू एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम एम बी। ऐसा कौन है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा कौन है? ऐसे होते बहुत सारे बच्चे, प्लीज बता दो आगे बढ़ने के पहले। ऐसा कौन है जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? बहुत बढ़िया, शानदार। मैं दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्यों? अरे जब सेम यूनिट में होगा तभी ना कंपैरिजन होगा यार। ठीक है, तो चलो मोलैरिटी वाले को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी गिवन है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m by 1000 d minus mmb। H2SO4 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन H2SO4 का है। तो बताओ सॉल्यूट कौन है? H2SO4। क्या H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट पता है? 98। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 into 1 अपॉन 1000 into 1 माइनस 1 into 98। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो जो मोलैलिटी आती है वो आती है 1.10 मोलर। हेलो, यानी कि हमें पता चल गया ये जो पहला वाला सॉल्यूशन है इसकी मोलैलिटी है 1.10 और इसकी मोलैलिटी है 1 मोलल। क्या अब हम तुलना कर सकते हैं? क्या अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं? क्योंकि अब दोनों सॉल्यूशन एक ही यूनिट पर है, एक ही स्केल पर है। अब कंपैरिजन हो सकता है।
नंबर नहीं देखना है, यूनिट देखना है, और दोनों की यूनिट अब सेम हो गई। अब बताओ कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? तो आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो पहला वाला है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। Hence, bottle X is more concentrated than bottle Y. Any question? Done. All right. मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और दो ट्रिक। ओके, ठीक है क्या? एक साथ सारे सवाल आएंगे। ओके, तो आपके सामने यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर एमएल, उस केस में, ठीक है। अदरवाइज डेंसिटी अलग अलग होगी, आपको यहां वैल्यू रख के बताना है, इसे यूनिवर्सल रूल मत बनाना। लेकिन अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मोलैलिटी है वो मोलैरिटी से ज्यादा है, ठीक है। व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर एमएल, उस केस में आप एक रूल बना सकते हैं। ओके फाइन। तो इतनी सारी कंसंट्रेशन यूनिट के बाद अगली कंसंट्रेशन यूनिट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सबसे सिंपल यूनिट है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर सबसे सिंपल आपने क्यों कहा? चलो थोड़ा सा फील करते हैं। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू हो गया वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पल भर के लिए इमेजिन करो, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है मान लो, और ये 1 लीटर है मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। मैंने इसमें नमक मिलाया और जो सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट का 20 ग्राम मिलाया, राइट। तो जैसे ही 20 ग्राम मिलाया, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट? 20 ग्राम। इसे मोल में कन्वर्ट नहीं करना, मोल में कन्वर्ट कर दिया वो तो मोलैरिटी हो गया। तो जो स्ट्रेंथ है उसमें हम सीधे ही वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, तो यहां से स्ट्रेंथ आ गया 20 ग्राम पर लीटर। मतलब इसे ऐसे इमेजिन करो, अगर किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया है, लेट्स से मैंने कहा स्ट्रेंथ है 40 ग्राम पर लीटर। अच्छा, अगर इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लेंगे तो उसमें जो सॉल्यूट है वो 40 ग्राम है। मैंने कहा स्ट्रेंथ है 100 ग्राम पर लीटर। अच्छा, 1 लीटर लेंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूट है, तो 500 मिलीलीटर लेंगे तो 50 ग्राम सॉल्यूट है। हेलो, स्ट्रेंथ दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं। मैं अभी तक 2 ट्रिक आपको बता चुका हूं, एक बार याद दिला देता हूं। सबसे पहला ट्रिक जो मैंने आपको बताया वो बताया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी वाला। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। और दूसरा ट्रिक मैंने आपको बताया मोलैलिटी वाला। एक बार बोलना जरा फॉर्मूला, नहीं याद है ना? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mmb। एक m है मोलैरिटी और एक mb है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इमेजिन करो एक न्यूमेरिकल है, सवाल में आपको स्ट्रेंथ दिया है और आपसे मोलैरिटी पूछा है। स्ट्रेंथ दिया है, मोलैरिटी पूछा है, तो बच्चे क्या करते हैं? अच्छा, स्ट्रेंथ दिया है 40 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 40 ग्राम, यानी कि हमें सॉल्यूट का वेट मिल गया, चलो उसके मोल निकालने इसका मॉलिक्यूलर वेट से नहीं इतनी मेहनत करिए। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है, अगर कभी स्ट्रेंथ से मोलैरिटी निकालना है तो फॉर्मूला है स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, राइट। और अगर नॉर्मेलिटी निकालना है तो फॉर्मूला है स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। बच्चों एक रूल बना लो, अभी बहुत सारे ट्रिक आने वाले, इनको भी अपने आप उस पेज में लिख लो। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और अगला ट्रिक है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। रूल ये बना लो, जब जब मोलैरिटी आए मॉलिक्यूलर वेट, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं उसके लिए, और जब जब नॉर्मेलिटी आए इक्विवेलेंट वेट। ठीक, 4 ट्रिक आ चुकी हैं। स्ट्रेंथ से मोलैरिटी, यार ये पक्का तब होगा ना जब न्यूमेरिकल करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं परेशान मत हो, लेकिन सीधे न्यूमेरिकल करो बिना जाने तो भी मजा नहीं आएगा। इसे लिखते चलो, याद करने की कोशिश करते चलो, राइट। और अगर स्ट्रेंथ से नॉर्मेलिटी पूछा है तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, राइट। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अपना एक रूल चलेगा, जब जब मोलैरिटी आएगा मॉलिक्यूलर वेट, जब जब नॉर्मेलिटी आएगा इक्विवेलेंट। मैं आपको जितने ट्रिक बताने वाला हूं, जैसे मोलैरिटी आ जाए साथ में मॉलिक्यूलर वेट,
जैसे नॉर्मेलिटी आ जाए साथ में इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? बच्चे एक बात बताओ, ये जो हमारा स्ट्रेंथ है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? आपसे पूछ रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, शानदार, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत सही। क्योंकि इसमें वॉल्यूम है इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट? एक बार फिर से अपने पेज की तरफ देखो, देखो कितने फॉर्मूले हो गए। जब मैं कहूं देखो देखना आ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब आप बोलो हाँ सर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। एक बार पेज की तरफ देखो, सारे ट्रिक सारे फॉर्मूले याद करो, एक बार देखो जरा, याद हो गए क्या? आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड। याद हो गए सारे? कितने लोगों को याद हुए? रेज योर हैंड। कितने लोगों को अभी तक सारे फॉर्मूले याद है? रेज योर हैंड। बिना पेज की देखे तरफ ऐसे याद होने चाहिए। रेज योर हैंड। कुशल मंगल, अंकित, दीक्षा, दिशा, आयुषी, ज्योतिष, राहुल, आयुष, पवनीत, अमन, अर्पिता, साक्षी, खुशी, नेहा। रे वाह क्या बात, सबको याद हो रहे हैं यार। वो क्या दिखते नहीं, समझ में नहीं आता ना कितने लोगों को याद हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सबको याद हो गया। लक्की, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। हर्षित, याद हो रहे हैं? चलिए, अभी तक अपन ने कंसंट्रेशन यूनिट्स में क्या क्या पढ़ा? मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, करेक्ट। नेक्स्ट, अपने सामने जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है वो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या मतलब इसका? अभी मैं आपसे 3 कंसंट्रेशन यूनिट डिस्कस करूंगा जो कि परसेंटेज में। एक होगा, सुन लो ध्यान से, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। एक होगा परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक होगा परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। लिसन केयरफुली। सबसे पहले इसको याद करते हैं फिर फील करते हैं। याद करना बड़ा सिंपल है। ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट। ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन। ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन। ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन। मतलब जब मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट है परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास को अपन लिखते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, और परसेंट बाई वेट और परसेंट बाई मास कुछ भी लिखा मिल जाए समझ जाना उसका मतलब है ये। और ये क्या है? परसेंट डब्ल्यू बाई वी डब्ल्यू, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो यहां लिखा वो नहीं देखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कॉपी में लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लिख लिया? ऑल राइट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, ये हो गया हमारा पहला। अगला है परसेंट बाय वॉल्यूम। इस बार आप सब मुझे बताएंगे परसेंट बाय वॉल्यूम क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अपने पास परसेंट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लिख लिया क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत बढ़िया। एक हो गया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, एक हो गया वी बाई वी। अगला क्या? डब्ल्यू बाई वी। उसका फॉर्मूला बोलेंगे डब्ल्यू बाई वी का। डब्ल्यू बाई वी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट? चलो अब इसे फील करते हैं। फील कर रहे हैं अपन। सबसे पहले फॉर्मूला याद, अब आते हैं फील पे, ठीक? आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। फील कैसे कर रहे हैं? इमेजिन करो एक सॉल्यूशन है, ओके? ये जो सॉल्यूशन है इमेजिन करो ऐसा बोला, ये है 20% बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, ओके? 20% बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये मान लो सॉल्यूशन है, ठीक? अब मैंने कहा ये जो सॉल्यूशन है ये 20% बाई वेट है। तो बाई वेट कहने का मतलब ये है कि जब ये सॉल्यूशन बनाया गया था तो इसमें सारा मेजरमेंट वेट के फॉर्म में किया गया, बाई वेट। बाई वेट बोलने का मतलब है
कि यहाँ पे सब कुछ वेट के फॉर्म में ही डाटा लिया गया और ऐसे लिया गया कि जितना सॉल्यूशन है उसका 20% सॉल्यूट है। 20% बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब जो ग्लूकोज है वो टोटल वेट का 20% है। मतलब अगर सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम, मैं नहीं कह रहा हूं सॉल्यूशन 100 ग्राम है, मैं ये कह रहा हूं अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो बताओ उसमें सॉल्यूट कितना है। सर अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्यूट इसका 20% है और 100 का 20% कितना होता है 20। आप कहोगे अच्छा सॉल्यूशन 100 ग्राम है यानी कि इसमें जो सॉल्यूट है, और सॉल्यूट कौन है बच्चों, ग्लूकोज, जो सॉल्यूट है वो आप कहोगे 20 ग्राम है। अगर आपको याद हो मैंने कुछ ही देर पहले कहा था जो कंसंट्रेशन होता है उसकी मदद से हम लोग रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताते हैं। तो आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा अरे ये जो सॉल्यूशन है 20% बाय वेट है, मतलब अगर इसका 100 ग्राम लेंगे तो उसमें ग्लूकोज हमें 20 ग्राम मिलेगा। अब इमेजिन करो कहीं हमें चाहिए ग्लूकोज 40 ग्राम, तो मुझे पता है अगर ग्लूकोज 40 ग्राम चाहिए तो मुझे इसमें से 100 ग्राम नहीं लेना है, मुझे इसमें से 200 ग्राम लेना है। हेलो, क्लियर? तो ये फील है 20% बाय वेट का, ये फील है परसेंट बाय वेट का। इन द सेम वे अगली कंसंट्रेशन यूनिट है परसेंट बाय वॉल्यूम। अब परसेंट बाय वॉल्यूम जैसे मैंने कहा, लेट्स से, अब आप सब मुझे बताएंगे एक सॉल्यूशन है जो कि 20% बाय वॉल्यूम, 20% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन है लेट्स से इथेनॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर मैंने सॉल्यूशन लिया है 500 ml, कितना लिया है 500 ml, तो आप सबको मुझे बताना है इसमें सॉल्वेंट कितना है, इसमें सॉल्यूट कितना है। सवाल है एक सॉल्यूशन है विच इज 20% बाय वॉल्यूम, इथेनॉल का सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन 500 ml लिया तो बताइए उसमें कितना सॉल्यूट है, बताइए उसमें कितना सॉल्वेंट है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से बताना है। 500 ml सॉल्यूशन है, अब मुझे ये पता है कि बाय वॉल्यूम, तो 500 ml का 20%, 500 का 20%, वो कितना होता है। कुछ बच्चे तुरंत सोच लेते हैं, जो नहीं सोचते वैसे करें। 20% है, परसेंट का मतलब है अपॉन 100, तो 20% ऑफ 500, राइट। तो 20% ऑफ 500 यानी कि 100 ml, यानी कि जो सॉल्यूट है वो है 100 ml। अब सॉल्यूशन था 500 ml, तो 500 ml में अकेला 100 ml कौन है, सॉल्यूट, तो बाकी बचा 400 ml कौन है, सॉल्वेंट। तो आप ये बता पाए क्योंकि आप परसेंट बाय वॉल्यूम को फील कर पाए, राइट। बहुत बढ़िया, शानदार। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन यूनिट बाय वेट बाय वॉल्यूम। अगला है इन द सेम वे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब यहां पे जो सॉल्यूट है उसका वेट है और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है, राइट। एक बात बताओ, हमने जो सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करी परसेंट में, परसेंट बाय मास, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही, आप सब ने कहा सर ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही। परसेंट बाय वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, नीचे है वॉल्यूम ऊपर भी है वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इन द सेम वे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट W बाय V, आपसे पूछ रहा हूं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्या इसमें ऐसा कोई टर्म है जो वॉल्यूम, सॉरी, क्या इसमें ऐसा कोई टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा, बिल्कुल है, और वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। फाइन, अब जो मैं बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट, आपके सामने 3 नए फॉर्मूले और आ गए। अब यहां पे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो ध्यान सुनना, आपका ध्यान चाहिए, अभी याद करा रहा हूं, सुनना, ध्यान चाहिए। एक है परसेंट वेट, हाँ ठीक है, परसेंट W बाई डब्ल्यू, परसेंट W बाई डब्ल्यू, परसेंट V बाई V, परसेंट W बाई V, राइट। हमें परसेंट W बाई डब्ल्यू से मोलैरिटी लिखना है, नॉर्मेलिटी लिखना है। हमें परसेंट V बाई V से मोलैरिटी लिखना है, नॉर्मेलिटी लिखना है। हमें परसेंट
W/V से मोलैरिटी लिखना है, नॉर्मेलिटी लिखना है। एक बच्चा मुझसे पूछता है सर हमें ये सब क्यों लिखना है? नहीं, हमें नहीं लिखना है, सवाल के एंगल सोचो ना यार, कि सवाल में आपको डाटा दे रखा है परसेंट W/W का और आपसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पूछा है। सवाल आपको दे रखा है परसेंट V/V का डाटा और आपसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पूछा, राइट? तो न्यूमेरिकल के एंगल से सोचो। इमेजिन करो एक सवाल ऐसा आया जिसमें हमें प्रॉब्लम में डाटा दे रखा है परसेंट W/W का और हमें निकालना है मोलैरिटी और निकालना है नॉर्मेलिटी। तो कैसे? सुनिएगा। मोलैरिटी में चाहिए वॉल्यूम, क्लियर? वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी में भी चाहिए वॉल्यूम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। पर ये W/W है, मतलब सॉल्यूट का भी वेट है, सॉल्यूशन का भी वेट है। तो जब एक भी टर्म वॉल्यूम नहीं है तो साथ में मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी से। परसेंट W/W इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी है तो मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मेलिटी है तो इक्विवेलेंट वेट। अगर एक भी टर्म वॉल्यूम का नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी से, इंटू 10 तो रहेगा क्योंकि परसेंट है तो परसेंट इंटू 10 किया। क्लियर? एक बार फिर से, मोलैरिटी है तो मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मेलिटी है तो इक्विवेलेंट वेट। अगर अगर एक भी टर्म वॉल्यूम का नहीं है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप देखें, अभी हमारे सामने इमेजिन करो सवाल में डाटा दे रखा है परसेंट W/W का, राइट? हमें निकालना है मोलैरिटी। अब W/W में एक भी टर्म वॉल्यूम का नहीं है तो परसेंट W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नॉर्मेलिटी में परसेंट W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अभी सुनना अगला, इमेजिन करो अब हमें डाटा दिया है परसेंट W/V का। अब परसेंट W/V में क्या एक भी टर्म वॉल्यूम का है? हाँ है। और अगर टर्म वॉल्यूम का है तो अब हमें डेंसिटी की आवश्यकता नहीं है, मतलब परसेंट W/V इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी है मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मेलिटी है तो इक्विवेलेंट वेट। तो परसेंट W/V इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इमेजिन करो अगला वाला फॉर्मूला क्या होगा। हमने परसेंट W/W लिख लिया, परसेंट W/V लिख लिया। अगला ट्रिक हमारे सामने है परसेंट W/V, राइट? अब परसेंट W/V, ठीक है, परसेंट V/V यहां नहीं लिखा हुआ है, तो जैसा परसेंट W/V है मतलब एक डाटा इसमें वॉल्यूम का है, ठीक है, तो वॉल्यूम है तो अपने को डेंसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये सारे फॉर्मूले आप सभी अपने पेज में लिख देंगे, ये बिल्कुल फॉर्मूला वाला अभी काम चल रहा है। जैसे न्यूमेरिकल आएगा अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एक बार सभी लोग ये फॉर्मूले लिख लें। इतने सारे फॉर्मूले देख के मेडिकल के बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं। घबराओ मत, जैसे न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया, फिर कहता हूं सारे याद होंगे, बस लिखते चलो यार, इसका नेचर ऐसा है। और अभी जब आपके सामने ये आ रहा है तो आपकी कॉपी में लिखा होना जरूरी है, ठीक है? बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है? अभी अपने को याद हो जाए, अगर वॉल्यूम नहीं है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, अगर वॉल्यूम है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। परसेंट है इंटू 10 इंटू 10, ठीक है? नेक्स्ट अपने सामने कंसंट्रेशन यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों सुनिएगा, अभी जो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको परसेंटेज के लिए 3 यूनिट बताई। एक बताई परसेंट W/W, एक बताई परसेंट V/V, एक बताई परसेंट W/V, राइट? इसका फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट? उसी प्रकार से वॉल्यूम में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसी प्रकार से W/V में था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बच्चों सुनिएगा, अभी अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज के फॉर्म में, तो जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट? या इसे ऐसे समझो, जब भी हमें कभी परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगली हमारे सामने जो कंसंट्रेशन यूनिट है उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे परसेंटेज वाला, इमेजिन करो उसका नाम है पार्ट्स पर 100। अब अगली कंसंट्रेशन जो यूनिट्स है उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब अब हमें परसेंट में कन्वर्ट नहीं करना, पर 100 में कन्वर्ट नहीं करना, पर मिलियन में कन्वर्ट करना है। और मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। मतलब जब 100 में कन्वर्ट करना था, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100,
जब मिलियन में कन्वर्ट करना है, इंटू मिलियन इंटू मिलियन इंटू मिलियन, मतलब इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, W by W, V by V, W by V, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। जैसा परसेंटेज था एग्जैक्टली वैसा पीपीएम है, बस फर्क इतना है यहां 10 की पावर 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलिए एक बार सारे फॉर्मूले लिखो, पीपीएम भी अपने पेज में लिखिएगा, पीपीएम भी अपने पेज में लिख लो, पीपीएम भी अपने पेज में लिख लीजिए। कितने फॉर्मूले हो गए बताना जरा टोटल, देखता हूं सब बच्चों के इक्वल नंबर आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? मोमिता बेटा ने कहा 8 फॉर्मूले, बेटा आपने कुछ फॉर्मूले छोड़ दिए। विशाल 12, ऋषिका 17, ईशा ने 19, गीता मतलब कुछ अपने से लिख रहे हो क्या फॉर्मूले? शुभजीत 20, अंकिता 19। अच्छा एवरेज ले ले क्या सारे फॉर्मूले का? हाँ सबके नहीं, ऐसे कैसे आएंगे कुशल, जो मैं कह रहा हूं बस वो लिखना है। लकी के 19। चलिए मुझे उम्मीद है आप सब यार, पता मैं क्यों फॉर्मूले लिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल करोगे मजा तभी आएगा जब फॉर्मूले आपके सामने लिखे हों। ऑल राइट, मुझे उम्मीद आप लिख रहे होंगे, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। चलो आपसे मैं पहले पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या पजल, छोटा सा सवाल है। इमेजिन करो आपकी स्कूल है, इमेजिन करो आप सब पढ़ रहे हो और आपकी क्लास है। इमेजिन करो आपकी क्लास में बॉयज हैं 60, इमेजिन करो आपकी क्लास में गर्ल्स हैं 40, राइट। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, बॉयज का फ्रैक्शन क्या है, तो आप कैसे जवाब दोगे, जल्दी से बोलना। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, ऑफ बॉयज, बॉयज का फ्रैक्शन क्या है, आप क्या कहोगे? सर सो सिंपल, 60/100। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, अब आप क्या कहोगे? गर्ल्स का फ्रैक्शन आप बताओगे 40/100, राइट। ठीक है, फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है जिसका पूछा वो अपॉन टोटल, फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है जिसका पूछा वो अपॉन टोटल, नंबर ऑफ बॉयज तो बॉयज का नंबर अपॉन टोटल, फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स तो गर्ल्स का नंबर अपॉन टोटल, वेट का फ्रैक्शन तो जिसका पूछा उसका वेट अपॉन टोटल, मोल का फ्रैक्शन तो जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल। फ्रैक्शन निकालने का रूल होता है जिसका पूछा वो अपॉन टोटल, मोल का फ्रैक्शन तो जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल। अब सर मोल कैसे निकाले, सो सिंपल, इमेजिन करो हमारे सामने कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक सब्सटेंस ए, एक सब्सटेंस बी है, ठीक है, मान लो ए के मोल Na है, ठीक है, मान लो बी के मोल Nb है, ठीक है, ए के कितने मोल Na, बी के कितने मोल Nb, मान लो एक कंपोनेंट सी है, इसके मोल Nc है। चलो लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। हेलो, मैं वेट का फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं नंबर का फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मोल का फ्रैक्शन। तो बताओ what will be the mole fraction of A? सर फ्रैक्शन का तो रूल होता है जिसका पूछा वो अपॉन टोटल, सर फ्रैक्शन का तो रूल होता है जिसका पूछा वो अपॉन टोटल, सर फ्रैक्शन का तो रूल होता है जिसका पूछा वो अपॉन टोटल। क्लियर बच्चों, अगर कभी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले मोल निकालना है, अपॉन टोटल मोल करना है। एक बात बताओ यार, ये जो मैंने आपसे बॉयज और गर्ल्स का फ्रैक्शन पूछा, लेट से मुझे फ्रैक्शन नहीं पूछना होता, मुझे परसेंटेज पूछना होता, मैंने आपसे पूछा होता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, अब आप मुझे क्या जवाब देते? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, अब क्या कहते हैं आप? ये जो फ्रैक्शन निकाला था उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? ऐसा नहीं लग रहा कि सर जब भी परसेंट निकालना होता है ना तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कंसेप्ट नंबर 1, फ्रैक्शन जब भी पूछे जिसका पूछे वो अपॉन टोटल, मोल का फ्रैक्शन मोल अपॉन टोटल, वेट का फ्रैक्शन वेट अपॉन टोटल वेट, फलाना का फ्रैक्शन जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल। अगर मैं किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बन जाएगा परसेंट, मैं अगर किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बन जाएगा परसेंट, राइट। एक रूल होता है बच्चों, मैथ का रूल है, कितने भी फ्रैक्शन हो जब आप उसको ऐड करते हो तो उसको ऐड करने से वो टोटल हमें 1 ही मिलता है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें भी पढ़ रहे हैं बाइंडिंग सॉल्यूशन, बाइंडिंग सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन,
तो उसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, और जाने अनजाने में सॉल्वेंट वाटर ही होगा, ये हमारा सिलेबस ऐसा है। तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, राइट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तो 1 होगा, कभी भी 1 से ज्यादा फ्रैक्शन का एडिशन नहीं हो सकता, याद रहेगा। दूसरा कंसेप्ट जो हमेशा न्यूमेरिकल में काम आता है वो ये, जब भी कभी हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंट बन जाएगा, अभी मैंने आपको फील कराया। दूसरा हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो भी फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। सर क्या मतलब? इमेजिन करो अपने सामने एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट ए है, दूसरा बी है। इमेजिन करो जो ए है, राइट, जो ए है उसका फ्रैक्शन है 0.8 और जो बी है, तो आप सब मुझे बताओ बी का फ्रैक्शन कितना होगा? अगर ए है 0.8 तो बताओ बी का फ्रैक्शन कितना होगा? अगर ए का फ्रैक्शन है 0.8 तो बताओ बी का फ्रैक्शन कितना होगा? कैसे पता करें यार? सर फॉर्मूला बताओ ना। अरे यार दो ही तो हैं, अब दोनों का एडिशन 1 होगा, एक 0.8 है तो 1 माइनस 0.8 0.2 ही तो होगा। क्लियर? अगर हमें फ्रैक्शन पता है, राइट, तो फ्रैक्शन की मदद से हम लोग मोल का रेशियो बता सकते हैं। मोल नहीं बता सकते, मोल का रेशियो बता सकते। मतलब एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। मेरी बात पूरी सुनना, जब आप ऐसा लिखते हो तो आता है 0.8 अपॉन 0.2, इसे अपन लिख सकते हैं 4:1, राइट। इसको फील करना, सुनना, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है। हम लोग इस पूरे चैप्टर में ए को बोलते हैं सॉल्वेंट और बी को बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 4 मोल सॉल्वेंट के होते हैं तो 1 मोल सॉल्यूट का होता है। मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, मुझे फ्रैक्शन पता था, मैंने फ्रैक्शन से रेशियो बताया और आप मेरे रेशियो का इंटरप्रिटेशन सुने। ये फील है, ये मैथमेटिकल नंबर का फील है। अगर रेशियो 4:1 है, ये कहने का मतलब अच्छा जब सॉल्यूट का 1 मोल है तो सॉल्वेंट का 4 मोल है। मैं नहीं कह रहा हूं वो 1 और 4 है, मैं कह रहा हूं जब सॉल्यूट 1 है सॉल्वेंट 4 है, या जब जब सॉल्वेंट 4 है हर 4 मोल पे उसके 1 मोल है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये रामबाण ट्रिक काम करता है कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, और मोल के रेशियो से हम लोग मोल को फील कर सकते हैं। क्लियर? याद रख पाओगे? याद रख पाओगे? ऑल राइट। तो ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में परसेंट कैसे कन्वर्ट करें और रेशियो कैसे निकालें। ओके, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, बहुत ज्यादा काम आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, जब हम आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालने का। तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन मतलब कभी मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना हो तब, या मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालना हो तब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने इस चैप्टर के लिए। कैसे निकालें? तो अपने सामने फॉर्मूला है XB अपॉन XA इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। यहां स्लाइड में बहुत कुछ लिखा मिलेगा, सब कुछ मत लिखना। जिसे मैं रेड मार्क कर रहा हूं केवल अपने पेज में इसे लिखना। XB अपॉन XA इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, राइट। अगर मोल फ्रैक्शन पता है, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे XB अपॉन XA इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। क्लियर? ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। इसके बाद यहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी फिलहाल आज इतना ही करते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आज आपने हमें होमवर्क नहीं दिया। होमवर्क इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपका होमवर्क है आज का, जितने फॉर्मूले आपकी कॉपी में लिखे हैं विद ट्रिक, ये सारे याद होने चाहिए। सभी लोग होमवर्क लिख लेंगे, लर्न ऑल फॉर्मूला, बस यही छोटा सा होमवर्क है। जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है बस आपको याद करना है, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूले याद करोगे, नेक्स्ट क्लास में सवाल कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाऊंगा। निश्चिंत रहें, अभी आज इतना ही करते हैं, ठीक है। हर्षित कह रहा है होमवर्क वाले दिन आए कि होमवर्क नहीं करते थे अभी तक।
अंकित लिंक तो होगा ना आपके पास, वही पुरानी लिंक है? ठीक है, अभी मैंने लिंक बनाई नहीं, अभी आपको आज का जो हैंडआउट है वो पुरानी लिंक पे मिल जाएगा। फिर भी अभी मैं एक सेपरेट लिंक बनाऊंगा जिसमें कंबाइंड रहेगा आपका दोनों का। हाँ, अभी पुरानी लिंक पे मैं इसे सेव कर दूंगा, निश्चिंत रहे। ठीक है, जिनके पास लिंक नहीं है, अभी भी लिंक नहीं है? अच्छा, डिलीट कर दिया होगा, बोले अब तो फिजिकल से नाता छूटा, हाँ कौन पढ़ेगा दोबारा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। आपका होमवर्क है आज इस एक पेज में आपने जितने फॉर्मूले लिखे, जितने ट्रिक लिखे, उसे बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार याद करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। मैं तब तक आपकी क्लास का हैंडआउट प्रिपेयर कर दूं। जी हाँ, आपको हैंडआउट लिंक पर ही मिल जाएगा। जिनके पास लिंक बच्चे जा सकते हैं, बाकी हैंडआउट मैं यहां भी शेयर कर रहा हूं। जिनको यहां हैंडआउट चाहिए वो वेट करें। फोल्डर नहीं आता यहाँ पे, डेस्कटॉप। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। यही हैंडआउट मैं आपको लिंक पर भी सेव कर दूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बिल्कुल पहले वाला लिंक ही है, मैं नया लिंक अभी बनाता हूं, अभी आपको ये पहले वाले लिंक पे ही मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।